हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। हमारा जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का चैप्टर है जो आज हम लोग करने वाले हैं। और जो चैप्टर का नाम है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। और साथ में ही जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा हम लोग न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ये सभी करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आप देखेंगे और हैंड राइटिंग में मैं लिखूंगा सारा कुछ। सो इंट्रोडक्शन। सो मैटर क्या होता है कि मैटर जो है एनीथिंग, मैटर कोई भी चीज जो कि स्पेस जिसके पास मास हो और जो स्पेस कवर करता हो, तो इसको डिफाइन करेंगे। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग, ओके, दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई ऑक्युपाई स्पेस, जो जिसके पास मास हो और जो कि स्पेस को ऑक्युपाई करता हो। अभी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ स्पेसिस, तो इसे हम कहेंगे मैटर। जैसे मान लेते हैं कि पेन है हमारा, ठीक है। पेन एक मैटर है, क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ मास होगा और ये जो है कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा, स्पेस कवर करेगा। तो दो चीज का होना बहुत जरूरी है मैटर के लिए। अगर मास नहीं है तो मैटर नहीं होगा, अगर ये स्पेस कवर नहीं करेगा तो ये भी मैटर नहीं होगा। तो फिजिकल सिचुएशन को हमें देखना होगा कि कोई भी मैटर, कोई भी सबस्टांस जो कि मास, जिसके पास मास हो या फिर जिसके पास मास हो और साथ में या नहीं लगेगा यहाँ पे, और जो स्पेस कवर करता हो उसे हम मैटर कहेंगे। तो जो मैटर है एग्जिस्ट करता है थ्री फिजिकल स्टेट में, थ्री फिजिकल फिजिकल स्टेट, तीन फिजिकल स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देखा होगा। और वो स्टेट्स कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीन फिजिकल स्टेट्स को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। पहला हो जाता है हमारा सॉलिड। अभी समझ में आएगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे कैसे इंटर कन्वर्टेबल है। उसके बाद है लिक्विड, लिक्विड एंड तीसरा जो स्टेट होगा वो गैसेज होगा। बहुत सारे बुक में एक और स्टेज है, तो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ओके। उसे क्वार्ज स्टेट कहते हैं, तो वो अभी हमें नहीं देखना है यहाँ पे। तो तीन स्टेट है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम लोग इन्वायरमेंटल कंडीशन, कंडीशन ये समझना होगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम लोग लेते हैं, क्या क्या लेते हैं? एक तो होता है कि टेम्परेचर, ध्यान से देखेंगे, टेम्परेचर, ओके। दूसरा हो जाएगा हमारा टेम्परेचर के बाद प्रेशर, 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 ठीक है। तो और एक और होता है हमारा वॉल्यूम। ये सब इन्वायरमेंट का कंडीशन है। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है कोई भी मतलब स्टेट्स ऑफ सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस कौन से फिजिकल स्टेट में होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे। तो यहाँ से हमारा गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा। इसमें यही इन्वायरमेंटल कंडीशन का रिलेशन है। जैसे P क्या हो गया? प्रेशर हो गया, V क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, N क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बार बार निकल के आएगा सामने, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। इसको ये चीज समझ में आ गया कि मैटर किसे कहते हैं, कितने स्टेट्स होते हैं, और वो जो स्टेट्स हैं किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओके। आगे चलते हैं। अगर हमने सॉलिड लिया, ठीक है, और सॉलिड को क्या किया? इसमें हीट किया, हीट किया। तो सॉलिड में क्या जा रहा है? एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हीट करेंगे सॉलिड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे, ठीक है, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, मतलब मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा। जैसे बर्फ को अगर हम लोग
0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि लिक्विड स्टेट है। ओके, और अगेन इस लिक्विड को किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे अगेन इसमें अगर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, दैट इज हीट अगर हम इसमें देते हैं, तो ये हमारा क्या हो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में हो जाएगा। ठीक है, गैसेस में हो जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिसिटी नहीं दिया है कि क्या, तो अब इसको आपको समझना होगा कि लिक्विड में अगर हीट करते हैं या फिर देखिए इस फेज में लिक्विड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट अगर करना है तो इस केस में या तो हम हीट प्रोवाइड करेंगे या फिर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। इस चीज को समझिए कि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा एक लिमिटिंग प्रेशर पे जाके लिक्विड जो है गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक रिवर्स प्रोसेस चलेगा इसमें कि अगर गैसेस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो या तो कूल करेंगे, ठीक है, और कूल के साथ साथ इंक्रीज करेंगे प्रेशर को, या फिर इंक्रीज इन प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली लिक्विड को अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ला के कूल करेंगे तो लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिस पे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर होता है। ठीक है, तो सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू gases और वाइस वर्सा अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस चीज को ध्यान में रखना होगा, ये चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल अगर वाटर की बात करें तो एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्पेसिफिक हो गया, और एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर ऐसे समझिए कि एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का स्टेट क्या है। ठीक है, 0 डिग्री से अगर छोटा होगा तो वाटर का स्टेट क्या होगा, और अगर 0 डिग्री से बड़ा होगा टेम्परेचर तो वाटर का स्टेट क्या होगा। ठीक है, इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं तो प्रेशर को भी डिफाइन करते हैं। नॉर्मल कंडीशन का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें तो इस चीज को अगर हम, ये अगर हमारा टेम्परेचर लाइन है, ठीक है, सपोज दिस इज द टेम्परेचर लाइन, तो हमने एक किया 0 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री हो गया। ठीक है, जीरो के बाद यहाँ पे हम लोग 100 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए तीन पार्ट्स हो गए इसमें। एक तो 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से कम, ओके, और एक हो गया 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, और एक हो गया 100 से अधिक। और हम लोग बात कर रहे हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अगर लिक्विड का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा तो लिक्विड जो है जो वाटर है, मतलब वाटर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा तो वाटर किस फेज में होगा, ये होगा लिक्विड फेज में। किस फेज में होगा, लिक्विड फेज में, जिसे हम ड्रिंक करते पी सकते हैं। ओके, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो ये हमारा वेपर फेज में आ जाता है, जिसको हम गैसियस फेज कहते हैं, वेपर फेज में आ जाता है। ओके, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो ये हमारा सॉलिड फेज में आइस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि वाटर लिक्विड फेज में भी हो सकता है, वेपर फेज में भी हो सकता है, और सॉलिड फेज में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है और स्पेसिफिक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ये जो है हमारा, ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ओके, और ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कितने टेम्परेचर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सॉरी प्रेशर पे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा, और अगर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा
तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी तरह अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे-जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज़ होगा। अगर प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज़ होगा। क्योंकि जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक आ जाएगा और मॉलिक्यूल्स जब बहुत नज़दीक आ जाएगा तो उसके बीच में जो इंटरैक्शन फ़ोर्स है, उस फ़ोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिससे कि वो बॉयल हो सके। तो इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हीट देते हैं लिक्विड में या प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, तो ये तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो जो रिलेशन है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में आइडियल गैस के लिए उसे हम गैस इक्वेशन कहते हैं। इस चीज़ को समझेंगे हम। सो यहाँ पे इस चीज़ को हम रिमाइंड कर लेते हैं कि वाटर इज़ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके? इट कैन बी चेंज टू स्टीम गैस, मतलब इसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज इट कैन बी पास्ड इनटू solid state, that is ice, below 0 degree Celsius at 1 atmospheric pressure. I hope आपको चीज समझ में आ गया होगा। Liquid and solid मैटर स्टेट ऑफ मैटर आर रिगार्डेड एज कंडेंस स्टेट। देखिए लिक्विड वाला स्टेट जो है, इस चीज को देखिए, कंडेंस स्टेट किसे कहते हैं? कंडेंस्ड स्टेट। कंडेंस स्टेट होगा जो लिक्विड का स्टेट होगा, ठीक है? एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड का जो स्टेट होगा उसे हम कंडेंस्ड स्टेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि दे हैव मच हायर डेंसिटी दैन गैसियस स्टेट। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी होगा लिक्विड के केस में या फिर सॉलिड के केस में, वो मच हायर, बहुत ज़्यादा होगा, मच हायर दैन गैसियस स्टेट। अब इसको हम लोग फिजिकली गैसियस स्टेट, अब इसको हम फिजिकली देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर ये कंटेनर है सपोज, ठीक है, ये कंटेनर है, ओके? इस कंटेनर में 3 कंटेनर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा, एक ये और एक ये, 3 कंटेनर हो गया, ठीक है? अलग अलग वॉल्यूम का, सेम वॉल्यूम मान के चलिए। तो इसमें जो गैसियस वाला जो मॉलिक्यूल होगा, अगर गैसियस गैसियस स्टेट की बात करते हैं, गैसियस स्टेट की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर को कवर अप कर लेगा। मतलब जो वॉल्यूम होगा कंटेनर का, वही वॉल्यूम होगा गैसियस मॉलिक्यूल, वही वॉल्यूम होगा गैस गैस का। मतलब पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में गैस फैल जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, तो वो लिक्विड जो है इस तरह से, देखिए यहाँ पे आप दिख दिख जाएगा, इस तरह से रहेगा लिक्विड का मॉलिक्यूल। ये जो लिक्विड है और जो गैस है, दोनों को फ्लूइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है फ्लो करने की। गैसियस और लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है? फ्लो करने का। तो ये इस तरह से जो इंटरमीडिएट फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा लिक्विड के केस में, वो गैसियस से, गैसियस वाले फोर्स, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगा उससे ज़्यादा होगा। लेकिन सॉलिड वाले केस में वो ज़्यादा, मतलब सॉलिड वाले केस से कम होगा। तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो गैसियस से अधिक होता है और ये फ्लो कर सकता है, लिक्विड और गैस भी फ्लो कर सकता है। सो गैसेस एंड लिक्विड, इसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं फ्लूइड, ठीक है? फ्लूइड क्यों? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना नहीं होता है कि ये मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ बांध के रख सके। अब लास्ट में आता है हमारा सॉलिड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होता है वो टाइटली बाउंड होता है, ठीक है? इस तरह से बाउंड होता है, हटा हुआ नहीं होगा, ठीक है? अरेंज्ड वे में होगा, ओके? और अलग अलग तरीके से अरेंज होता है। क्योंकि ये इस तरह से बाउंड होता है एक दूसरे के साथ, तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये काफ़ी अधिक होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड
गैस। सो इसमें फ्लोबिलिटी नहीं होता, ये फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है? ये फ्लो नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग सॉलिड को जो होगा उसे हम फ्लूइड नहीं कहेंगे। तो फ्लूइड किसे कहेंगे? फ्लूइड हम कहेंगे गैसियस वाले स्टेट ऑफ मैटर में, और लिक्विड को इसे हम फ्लूइड कहेंगे क्योंकि ये फ्लो कर सकता है और सॉलिड फ्लूइड में नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिक्विड एंड सॉलिड, ये 3 स्टेट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहें अलग-अलग कि गैस में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और सॉलिड में क्या होगा, तो देखिए गैसियस में कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होगा, नो डेफिनिट शेप, यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा कि शेप इसका कोई भी फिक्स नहीं होगा। लिक्विड में भी शेप जो है डेफिनिट नहीं होगा, शेप डेफिनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखेंगे, लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। ओके, लेकिन सॉलिड में एक फिक्स्ड शेप होगा, मतलब कंटेनर के वॉल्यूम या कंटेनर के शेप से कोई मतलब नहीं होगा सॉलिड के केस में। तो ये शेप के हिसाब से हो गया तीनों में डिफरेंस। दूसरा, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो डिसऑर्डर्ड होता है। क्या होता है? डिसऑर्डर्ड, मतलब इधर से उधर होगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, ठीक है? दोनों दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसेस बहुत अधिक होगा, मच स्पेसेस बिटवीन बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल, बहुत सारा स्पेस होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा स्पेस होगा तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं कि ये कंप्रेस हो सकता है, ठीक है? ओके, और इसका जो मोशन होगा गैसियस मॉलिक्यूल का वो रैंडम मोशन होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आई थिंक अलग से लिखना चाहिए था हमें। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं गैसियस में, गैसियस का फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, गैसियस का प्रॉपर्टीज, गैसियस ओ यूएस, गैसियस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा? नो डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट शेप, ठीक है? प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे पहला। ओके, दूसरा और क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है? एक्सट्रीमली डिसऑर्डर्ड पार्टिकल, एक्सट्रीमली डिसऑर्डर्ड पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड होंगे, ठीक है? मच एम्प्टी स्पेस, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर लिया, मच एम्प्टी स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, समझ में आ रहा है? चौथा, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा वो रैंडम होगा, राइट? रैंडम होगा, इसलिए इसे हम इस फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये आराम से फ्लो हो सकता है। फिफ्थ की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वेरी स्मॉल, मतलब अभी मैं बताऊंगा, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है? जिसके कारण ये एक दूसरे से बंधा नहीं होगा। सिक्स्थ हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल्स, इस दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम है। तो चूंकि अट्रैक्शन हो नहीं रहा है तो ये फ्री मूव करेगा, और फ्री मूव करेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये मैटर का मॉलिक्यूल है तो इसके पास मास होगा, गैसियस है, रैंडम मोशन है तो वेलोसिटी होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसके पास बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, आगे चलते हैं सेवेंथ में। चूंकि ये जो मॉलिक्यूल है गैस का शेप ले लेता है, पूरा का पूरा जो कंटेनर होगा उस कंटेनर के वॉल्यूम में फैल जाएगा,
तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो है डेंसिटी लो होगा, लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी लो होगा। 8th पार्ट अगर हम देखेंगे, चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर-दूर होता है, तो अगर इसे हम कंप्रेस प्रेशर लगाएँ पिस्टन के साथ और कंप्रेस करना चाहें तो ये कंप्रेस हो सकता है। इसे हम कहेंगे गैसेज़ आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये बार-बार आपसे मतलब बार-बार ये आपसे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9th कंप्रेसिबल होगा, एक और देख लेते हैं। ये बात हम लोग कर ही चुके हैं कि ये फ्लूइड है, ठीक है। दूसरा डिफ्यूज़ रैपिडली, आराम से डिफ्यूज़ होगा, डिफ्यूज़ रैपिडली। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होगा गैसेज़ का। अब बात करते हैं थोड़ा-सा लिक्विड का, ठीक है? तो अब जैसे हम लोगों ने गैसेज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात किया, उसी हिसाब से लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है, मतलब आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चूँकि लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, इन इन बिटवीन रहता है। तो इसका जो शेप होता है कंटेनर मतलब जो कंटेनर है, मतलब ग्लास में अगर लिक्विड डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है? तो अगर कप में डालेंगे कप का शेप लेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा नो डेफिनिट शेप, इसका शेप जो है डेफिनिट नहीं होगा, पहला तो ये। दूसरा एज्यूम शेप ऑफ द कंटेनर, यहीं पे इसी में ले लेंगे एज्यूम, एज्यूम अभी हमने कहा एज्यूम शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, और इसका जो वॉल्यूम होगा डेफिनिट वॉल्यूम होगा, क्या होगा? डेफिनिट, डेफिनिट वॉल्यूम होगा। गैस गैस का वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होगा, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट होगा, फिक्स होगा। थर्ड डिसऑर्डर क्लस्टर ऑफ पार्टिकल, डिस जो पार्टिकल है वो डिसऑर्डर तो होगा ही, लेकिन क्लस्टर में होगा। डिसऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड क्लस्टर ऑफ पार्टिकल, क्लस्टर ऑफ पार्टिकल। अगर हम लोग गैसेस के हिसाब से कंपैरिजन अगर करें तो गैसेस का पार्टिकल पूरा का पूरा डिसऑर्डर्ड होता है, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल डिसऑर्डर्ड तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना कि गैसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैसेस से ज़्यादा होता है और इस कारण ये क्लस्टर में होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्लोज टू ईच अदर, क्लोज, ये हट जाएगा यहाँ से, क्लोज, इसको डिलीट करते, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ईच अदर। ओके, ये कुछ टेक्स्ट है, आपको मैं टाइप भी कर सकता था बट मैं सोचा कि टाइप करने से अच्छा मैं लिख ही लूँ। फिफ्थ, इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है कंसिडरेबल होगा। ये चीज़ मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ये कंसिडरेबल होगा। कंसिडरेबल कहने का मतलब है ना तो ज़्यादा ये वीक होगा और ना ही ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, मतलब इतना होगा जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स है जो लिक्विड है वो फ्लो कर सके, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो लेस होगा, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होगा? लेस होगा एज कंपेयर टू गैस। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे रैंडम मोशन का तो लेस रैंडम मोशन होगा, लेस रैंडम मोशन। क्यों लेस होगा रैंडम मोशन? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है जितना कि गैसेस का होता है। ओके, तो मोशन रैंडम तो होगा लेकिन थोड़ा सा होगा। ओके, आगे देखते हैं, ये स्लाइटली इनकम्प्रेसिबल होगा, स्लाइटली स्लाइटली कंप्रेसिबल, कम दबाव, मतलब कम ये दब सकता है, मतलब जैसे हम गैस को अगर हम प्रेशर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसी तरह अगर लिक्विड में भी प्रेशर अगर हम डालें तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा, तो हम कहेंगे स्लाइटली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। ओके, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होगा। आगे चलते हैं 9th में,
ये इसको भी फ्लूइड कहेंगे क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, ओके? और डिफ्यूज़ कर सकता है, ये भी डिफ्यूज़ कर सकता है, ओके? लेकिन डिफ्यूज़न रेट जितना गैस का होगा, उससे बहुत कम होगा। डिफ्यूज़ थ्रू अदर लिक्विड मतलब मिक्सिंग हो जाएगा, पीएच थ्रू अदर अदर लिक्विड ये डिफ्यूज़ हो सकता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गया हमारा किसका? लिक्विड का। अब आगे चलते हैं गैस का। कलर चेंज कर लेते हैं। गैस का क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होगा? गैस का प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं क्या-क्या हो सकता है। पहला, हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। फर्स्ट क्या होगा? हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सॉलिड होगा उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ही ऑर्डर्ड होगा, मतलब फिक्स होगा। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का डिस्टेंस फिक्स होगा। गैस में मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। लिक्विड में भी फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा फिक्स होता है लेकिन वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन और ये जो है गैस में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस क्या होगा? एटम टू एटम डिस्टेंस ये फिक्स होगा, ओके? इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी हाई, यही चीज बाकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, वेरी हाई। क्योंकि ये मॉलिक्यूल फिक्स होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाइब्रेट करता है तो यहाँ पे लिखेंगे वाइब्रेशनल मोशन। मॉलिक्यूल एटम जो है वाइब्रेशन करता है इसमें, इसीलिए इसी में वाइब्रेशनल मोशन होगा और वाइब्रेशन मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये कम स्पेस कवर करता है, ज़्यादा मास होता है तो इसकी डेंसिटी हाई होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हाई डेंसिटी, ओके? आगे चलते हैं, बहुत सारे पर देखिए एक बार एक प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा लिक्विड का गैस का, उस हिसाब से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। नियरली इनकम्प्रेसिबल, इसको हम इनकम्प्रेस नहीं कर सकते हैं तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल, ठीक है? इनकम्प्रेसिबल, ओके? नेक्स्ट हो जाएगा नॉट फ्लूइड, ये फ्लूइड नहीं है क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, ओके? एंड डिफ्यूज़न जो है बहुत स्लो होगा, वेरी डिफ्यूज़न अगर करते हैं दो सॉलिड के बीच में तो डिफ्यूज़न इज़ वेरी स्लो, थोड़ा सा होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफ्यूज़न इज़ वेरी स्लो। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है स्टेट ऑफ मैटर में, लिक्विड गैसेज एंड गैसेज लिक्विड एंड ये सॉरी यहाँ पे मैंने गैसेज का लिख दिया, ये सॉलिड होगा, ठीक है? सॉलिड की प्रॉपर्टी, मैंने गैसेज का प्रॉपर्टीज लिख दिया सॉलिड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट करें गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रीज़न है। गैसियस स्टेट में बहुत कम होता है, लिक्विड स्टेट में कंसिडरेबल होता है, मतलब इन बिटवीन गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट होता है। और सॉलिड स्टेट में जो हमारा डिफ्यूज़न होता है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यही है हमारा स्टेट ऑफ मैटर में गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि मैटर किसे कहते हैं। इस चीज़ को देखा, थ्री स्टेट ऑफ मैटर को देखा। जो स्टेट ऑफ मैटर है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, इस चीज़ को देखा। किस तरह से सॉलिड को हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को हीट करेंगे तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर गैसेस को कूल करेंगे या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। लिक्विड को अगर कूल करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा वाटर का किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है और कैसे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। कंडेंस स्टेट की बात की हमने कि लिक्विड एंड सॉलिड को हम लोग कंडेंस स्टेट कहते हैं क्योंकि डेंसिटी इसकी बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू गैस। गैसेस में हमने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, बहुत दूर दूर होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही
कम होता है गैसेस के केस में, लिक्विड के केस में होता है बट उतना नहीं होता है, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट में होता है। और सॉलिड के केस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोगों ने तीनों गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कंटेंट को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे गैसियस स्टेट और किस तरह से, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं पे लिख देता हूँ कि देखना है हमें क्या, गैसियस स्टेट। ओके, गैसियस स्टेट और कौन कौन सा पैरामीटर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे गैसियस स्टेट को समझने के लिए, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद।